राइट नाउ बिहाइंड द सीन थाउजेंड्स ऑफ एपीआई कॉल हो रहे हैं एंड दे आर ऑल डिफरेंट। कोई एप्लीकेशन यूज़ करता है रेस्ट एपीआई तो कोई यूज़ करता है ग्राफक्यूएल, कोई यूज़ करता है वेबसॉकेट तो कोई यूज़ करता है जीआरपीसी। अगर ये सारे एप्लीकेशन अपनी एपीआई एक्सचेंज करने का ट्राई करें, फॉर एग्जांपल जो जीआरपीसी यूज़ करते हैं वो डिसाइड करें आज से हम ग्राफक्यूएल यूज़ करेंगे, या फिर जो रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं वो डिसाइड करें कि आज से हम वेबसॉकेट यूज़ करेंगे, देन दे विल बी कुक्ड। क्योंकि डिफरेंट एपीआईज के डिफरेंट प्रोज एंड कौन से कब कहाँ एपीआई यूज़ करनी है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एनी बैकएंड इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सो इन दिस वीडियो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो 7 टाइप्स ऑफ एपीआई है उसके क्या प्रोज एंड कौन से कब कौन सी एपीआई यूज़ करनी चाहिए एंड क्यों। द वाई इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं रेस्ट एपीआई से, जो कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जिसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल यूजर्स है, मल्टीपल क्लाइंट्स है, वो एपीआई कॉल करेंगे बैकएंड के ऊपर। लेकिन इन रेस्ट एपीआई ये जो एपीआईज होती है वो होती है बेस्ड ऑन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई एक यूज़र है जिसको अपने फ़ोटोज़ गेट करवाने हैं, फ़ोटोज़ फेच करवाने हैं, तो उसके लिए होगी गेट एपीआई फ़ोटोज़। उसके बाद कोई यूज़र है जिसको अपना फ़ोटो अपडेट करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा अपडेट एंड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है डिलीट फ़ोटो, किसी यूज़र को डिलीट करना है अपना फ़ोटो, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंड पॉइंट होगा डिलीट फ़ोटो करके। एंड सिमिलरली जब ये इंडिविजुअल एंड पॉइंट बैकएंड पे जाएंगे तब कौन सा कोड रन होगा, ये सारी चीज़ें होती है हमारे सर्वर के ऊपर कि गेट फोटोज़ की जो एपीआई है उसके ऊपर ये कोड रन होना चाहिए, अपडेट के लिए ये, इन डिलीट के लिए ये। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम रेस्ट एपीआई को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गेट टाइप, जिसका यूज़ होता है डेटा को फेच करने के लिए, गेट करने के लिए, जो कि ये एपीआई थी कि मुझको फ़ोटोज़ चाहिए, गिव मी फ़ोटोज़, तो वो होगी गेट एपीआई। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट एपीआई, जिसका यूज़ होता है डेटा को ऐड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है पुट, जिसका यूज़ होता है डेटा को अपडेट करने के लिए। सो ये हमारी पुट एपीआई होगी। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है डिलीट टाइप, जिसका यूज़ होता है डेटा को, मतलब कि रिसोर्स को डिलीट करने के लिए, तो ये होगी डिलीट एपीआई। लेकिन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ आजकल मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ गेट एंड पोस्ट एपीआई ही यूज़ करते हैं। पोस्ट एपीआई के अंदर ही वो लोग ऐड, अपडेट एंड डिलीट, ये तीनों की तीनों चीज़ें हैंडल कर लेते हैं। इन गेट एपीआई का यूज़ होता है डेटा गेट करने के लिए। अगर हम प्रोज की बात करें कि क्या क्या प्रोज है रेस्ट एपीआई के, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्ट एपीआई जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मतलब कि जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई एंड हमको रिस्पॉन्स आया, ये जो कनेक्शन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब कि सर्वर डज नॉट रिमेंबर क्लाइंट। इस केस में क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड इसीलिए रेस्ट एपीआई को हॉरिजॉन्टली स्केल करना काफ़ी इजी है। फॉर एग्जांपल अगर मुझको यहाँ पे सिंगल सर्वर की जगह 4 सर्वर चाहिए, तो ये मेरे पास आ गए 4 सर्वर्स एंड मैं ये 4 सर्वर के आगे एक एपीआई गेटवे लगा दूंगा। सो दिस इज माई एपीआई गेटवे, राइट? जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी किसी भी क्लाइंट से, एपीआई गेटवे डिसाइड करेगा कि उसको किस सर्वर के ऊपर रिडायरेक्ट करनी है। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में कोई डेडिकेटेड कनेक्शन होना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सर्वर जो है वो किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्व कर पाएगा। मतलब कि जो क्लाइंट 1 है, अगर पहली बार उसकी रिक्वेस्ट गई सर्वर 1 पे, तो नेक्स्ट टाइम उसकी रिक्वेस्ट जा सकती है सर्वर 3 पे या फिर सर्वर 4 पे। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ रेस्ट एपीआई। दूसरा एडवांटेज ये है कि रेस्ट एपीआई कैन बी वर्क विद एनी लैंग्वेज एंड एनी प्लेटफॉर्म, ये वाइडली यूज होती है। एंड थर्ड एडवांटेज वी कैन यूज जेसन फॉर्मेट हियर। सो जेसन फॉर्मेट जो है वो काफ़ी फेमस है एंड ह्यूमन रीडेबल भी है। सो वी कैन यूज जेसन फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल डेटा सेंड करते टाइम हम कुछ इस तरीके से डेटा सेंड करेंगे। अगर मुझको नाम सेंड करने हैं तो मैं इस तरीके से इन फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज में डेटा सेंड कर सकता हूँ। सो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ रेस्ट एपीआई। अब बात करते हैं आपको रेस्ट एपीआई यूज़ कब करनी है। इट्स वाइडली यूज फॉर CRUD एप्लीकेशन। CRUD का मतलब होता है यही सारी 4 चीज़ें जो हम डिस्कस की, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को वापस से फेच करना, अपडेट करना, डिलीट करना, मतलब कि कोई डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिसोर्सेज मेंटेन करना, जिसके अंदर ये कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर हमको सिर्फ ये 4 ऑपरेशन ही करने हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। एंड अगर आपके पास कोई पब्लिक एंड पॉइंट हो कि आपको फाइल शेयरिंग वगैरह करनी है, सो कोई पब्लिक एंड पॉइंट हो, एंड अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बैकएंड बना रहे हो, सो इन दैट केस वी कैन यूज रेस्ट एपीआई। उसके बाद हमारे पास है SOAP, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि यूज़ करता है XML। आई नो इट्स अ ओल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन
काफ़ी रिलायबल है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट जो कि डेटा सेंड करेगा इन फॉर्म ऑफ XML एंड जिसके अंदर हमारा जो ऑथेंटिकेशन टोकन एंड जो राउटिंग की इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी हेडर के अंदर। सो रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर ये हमारी ऑथेंटिकेशन टोकन एंड राउटिंग की इन्फॉर्मेशन होगी। इन बॉडी के अंदर हमारे पास होगा XML फॉर्मेट के अंदर डेटा एंड उसके बाद ये रिक्वेस्ट हैंडल होगी सर्वर पे। एंड एज यू कैन गेस जो SOAP API है वो यूज़ होती है जहाँ पे हमको चाहिए रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन, हेल्थ केयर एप्लीकेशन या फिर गवर्नमेंट एप्लीकेशन, ये सारे एप्लीकेशंस के अंदर, ये सारे सेक्टर्स के अंदर SOAP API ही यूज़ होती है क्योंकि वो प्रोवाइड करती है काफ़ी सिक्योर कम्युनिकेशन वाया XML। SOAP के अंदर होती है काफ़ी स्ट्रिक्ट एरर चेकिंग मतलब कि एरर हैंडलिंग एंड SOAP API बाय डिफ़ॉल्ट एसिड कंप्लाइंट होती है मतलब कि वो मेंटेन करती है एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड इसीलिए जितने भी एंटरप्राइज रेडी एप्लीकेशन होते हैं जिनको सिक्योर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए वो यूज़ करते हैं SOAP API। लेकिन SOAP API का ड्रॉबैक है इट्स अ स्लोअर देन REST API, काफ़ी स्लो होती है कंपेयर टू REST API। एंड SOAP API को इम्प्लीमेंट करना एंड डिबग करना इज एक्चुअली कॉम्प्लेक्स थिंग क्योंकि वो XML फॉर्मेट यूज़ करता है। सो उसको डिबग करने में भी काफ़ी पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है gRPC जो कि गूगल ने डेवलप किया है। इट्स अ रिमोट प्रोसीजर कॉल बाय गूगल। gRPC जो है वो काफ़ी फेमस है अपनी स्पीड के लिए, लेकिन वाई इसका आंसर जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। REST API जो होती है वो डेटा सेंड करती है इन फॉर्म ऑफ JSON, हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया। लेकिन ये जो gRPC है वो डेटा सेंड करती है एज अ प्रोटोकॉल बफर। एंड ये जो प्रोटोकॉल बफर है उसकी साइज काफ़ी स्मॉल होती है कंपेयर टू JSON एंड इसी वजह से जो gRPC है उसकी रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट 10x फास्टर होती है एंड 10x स्मॉलर भी होती है कंपेयर टू REST API। अब ये gRPC API काम किस तरीके से करती है ये हम समझते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फाइल होती है .proto जो कि होती है स्कीमा फाइल, मतलब कि जिस तरीके से REST API के अंदर हमारे पास एंड पॉइंट्स होते थे .photo गेट करने के लिए, उसके बाद अपडेट करने के लिए हमारे पास था /update photo। सिमिलरली ये जो प्रोटो नाम की फाइल होती है .proto फाइल, उसके अंदर हमारे पास होते हैं स्कीमास, मतलब कि एंटिटी एंड एक्शंस की कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उस एंटिटी के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइंड होती है .proto फाइल के अंदर। एंड ये जो फाइल है मतलब कि जो स्कीमा है वो शेयर्ड होते हैं बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। एंड इसीलिए जिस तरीके से हम हमारे कोड के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से। सिमिलरली फ्रॉम द क्लाइंट साइड वी कैन इन्वोक एनी फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इन सर्वर साइड। सो इसीलिए इसको बोलते हैं रिमोट प्रोसीजरल कॉल और यू कैन से फंक्शनल कॉल फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिमोट प्रोसीजरल कॉल, हम रिमोटली सर्वर का जो फंक्शन है उसको इन्वोक करते हैं क्लाइंट साइड एंड दिस इज एक्चुअली बाई डायरेक्शनल। सो हम यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारे पास है यूनरी कम्युनिकेशन मतलब कि सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट। हमारे पास है सर्वर स्ट्रीमिंग मतलब कि जो सर्वर है वो कंटिन्यूसली डेटा सेंड करता रहेगा, मतलब कि वो भी अगर चाहे तो क्लाइंट के किसी भी फंक्शन को इन्वोक कर सकता है। एंड हमारे पास यहाँ पे है क्लाइंट स्ट्रीमिंग मतलब कि क्लाइंट भी कंटिन्यूसली स्ट्रीम कर पाता है। एंड हमारे पास है बाई डायरेक्शनल एज वेल मतलब कि हम डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड एडवांटेज इज़ दैट कि यहाँ पे ये जो gRPC प्रोटोकॉल है वो यूज़ करता है HTTP2 मतलब कि हम कंकरेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ओवर सिंगल कनेक्शन। सो ये जो है वो हमारा सिंगल HTTP2 कनेक्शन है एंड हम यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। सो दिस इज़ पॉसिबल इन gRPC। gRPC का यूज़ होता है मोस्टली माइक्रो सर्विसेज के अंदर। माइक्रो सर्विस के अंदर ये जो प्रोटोफाइल होती है वो शेयर होती है बिटवीन दिस सर्विसेज, मतलब कि जो सेम प्रोटोफाइल होगी या तो फिर मल्टीपल प्रोटोफाइल्स भी हो सकती है। ये जो प्रोटोफाइल्स होगी वो शेयर होगी बिटवीन दिस सर्विसेज एंड उसके बाद दे कैन कॉल फंक्शंस ऑफ ईच अदर मतलब कि दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सो ये हो गया माइक्रो सर्विस। उसके बाद उसका यूज़ मतलब कि gRPC का हैवीली यूज़ होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर भी। एंड जो थर्ड यूसेज है वो है क्लाउड APIs। क्लाउड APIs के अंदर हैवीली gRPC का यूज़ होता है, लेकिन द ड्रॉबैक इज़ कि ये जो डेटा सेंड होता है वो सेंड होता है एज अ प्रोटोकॉल बफर, तो वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा। सो इसको भी डिबग करना इज़ एक्चुअली रियली कॉम्प्लेक्स। फोर्थ API टाइप है GraphQL एंड इंटरेस्टिंगली GraphQL के अंदर जो एंड पॉइंट होता है वो सिर्फ एक ही होता है, मतलब कि सिंगल एंड पॉइंट होता है जो कि है /GraphQL।
बट द क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है तो किस तरीके से हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटास को गेट, पोस्ट, अपडेट या फिर डिलीट कर पाएंगे. हाउ टू डू ऑल दिस ऑपरेशन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा विद दिस सिंगल एंड पॉइंट. दिस इज द क्वेश्चन, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केयरफुली. जिस तरीके से रेस्ट एपीआई के अंदर हमारे पास डेटाबेस के टेबल होते हैं, स्कीमा होते हैं, जिस तरीके से डॉट प्रोटो फाइल के अंदर हमारे पास स्कीमा होते हैं, एंटिटी होती है, उसी तरीके से ग्राफक्यूएल के अंदर भी हमको मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं. एंटिटी मतलब कि स्कीमा क्रिएट करने पड़ते हैं. सो ये है मेरा यूज़र स्कीमा. यूज़र के पास होगा अपना नेम, ईमेल एड्रेस एंड पोस्ट, लिस्ट ऑफ पोस्ट होगी जो कि यूज़र ने की होगी. एंड उसके बाद मेरे पास होगा एक पोस्ट का स्कीमा, पोस्ट की एंटिटी, जिसके अंदर होगा टाइटल, लाइक्स एंड ऑथर, कि ये पोस्ट किसने की है, ऑथर कौन है ऑफ दिस पोस्ट. एंड जिस तरीके से हमने यहाँ पे मॉडल डिफाइन किए, एंटिटी डिफाइन किए, उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्वेरी एंड म्यूटेशन, मतलब कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए. सो क्वेरी का मतलब है गेट करना, डेटा को फेच करना. इन म्यूटेशन का मतलब है डेटा को ऐड करना, अपडेट करना या फिर डिलीट करना. सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 3 क्वेरी है, मतलब कि क्लाइंट जो है वो ये 3 में से कोई एक क्वेरी कॉल कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कॉल करेगा यूज़र, वो पास करेगा आईडी एज एन इनपुट. सो यहाँ पे ये है आईडी एंड ये है रिटर्न टाइप, मतलब कि यूज़र. सिमिलरली हमारे पास है पोस्ट, कि अगर हमको लिस्ट ऑफ पोस्ट चाहिए तो इस तरीके से वो जो क्लाइंट है वो सारी की सारी पोस्ट ये क्वेरी कॉल करके गेट कर पाएगा. एंड सिमिलरली टू क्रिएट पोस्ट हमारे पास है क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन, एंड लाइक करने के लिए भी हमारे पास है लाइक पोस्ट म्यूटेशन. एंड ग्राफक्यूएल का बेनिफिट ये है कि आस्क फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मतलब कि रेस्ट एपीआई के अंदर अगर मैं गेट यूज़र कॉल करता तो मुझको यूज़र का नाम भी मिलता, ईमेल भी मिलता, उसका एड्रेस भी मिलता, मतलब कि डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी चीज़ें मिलती. लेकिन यहाँ पे क्लाइंट मतलब कि जो हमारा ब्राउज़र होता है, हमारा जो एप्लीकेशन होता है, इट कैन डिसाइड कि हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है कि गेट यूज़र, तो मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझको सिर्फ नेम ही चाहिए यूज़र का, या फिर मुझको सिर्फ एज ही चाहिए यूज़र की, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि क्लाइंट को क्या चाहिए. एंड इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फील्ड रिजोल्वर का, मतलब कि अगर मुझको यूज़र की पोस्ट एंड यूज़र की इन्फॉर्मेशन दोनों एक ही क्वेरी के अंदर चाहिए, सो दिस इज पॉसिबल इनसाइड ग्राफक्यूएल. लेकिन रेस्ट एपीआई के अंदर मुझको 2 क्वेरीज कॉल करनी पड़ती, गेट पोस्ट एंड गेट यूज़र्स. लेकिन यहाँ पे मैं यूज़र्स के साथ उसकी पोस्ट सिर्फ एक ही राउंड ट्रिप के अंदर, मतलब कि एक ही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर ला सकता हूँ. दिस इज पॉसिबल इनसाइड ग्राफक्यूएल. लेकिन ग्राफक्यूएल की डाउन साइड ये है कि इसके अंदर कैशिंग इंप्लीमेंट करना इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन द रेस्ट एपीआई. एंड द मेन इशू इज कि यहाँ पे n+1 क्वेरी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है. मतलब कि अगर हम ट्राई कर रहे हैं सिंगल यूज़र फेच करने का एंड उसकी सारी पोस्ट फेच करने का, तो हो सकता है कि सारी की सारी पोस्ट के लिए इंडिविजुअल डेटाबेस कॉल जाए. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा लोडर का, जो कि सिस्टम डिज़ाइन का भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी यूज़ डेटा लोडर. सो अगर आपने डेटा लोडर यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो इट कैन रिजल्ट इनटू n+1 क्वेरी प्रॉब्लम विच कैन ओवरवेलम योर डेटाबेस. सो यू नीड टू बी केयरफुल वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन ग्राफक्यूएल. उसके बाद 5th हमारे पास है वेब हुक्स. वेब हुक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एंड पॉइंट जो कि मोस्टली बनाया जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए. फॉर एग्जांपल ये है हमारा सर्वर एंड हमारी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट के पास से पेमेंट लेना. सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्लाइंट एंड ये है नेटफ्लिक्स का सर्वर सपोज, एंड हम यूज़ कर रहे हैं रेजर पे यहाँ पे बीच में फॉर आवर API फॉर आवर पेमेंट सर्विसेज, राइट. सो ये हो गया हमारा रेजर पे. अब वी वांट कि जैसे ही यूज़र का पेमेंट जो है वो सक्सीड हो, रेजर पे एक कंफर्मेशन स्टेटस भेजे हमारे सर्वर को. ये चीज़ अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेब हुक्स. मतलब कि हम एक पब्लिक एंड पॉइंट बनाएंगे जो कि शायद होगा रेस्ट एंड पॉइंट, पोस्ट टाइप ऑफ एंड पॉइंट, राइट. फॉर एग्जांपल पेमेंट, एंड ये जो सर्वर्स हो गए उसके बीच में कोई सीक्रेट की जो है वो शेयर की हुई होगी. एंड जैसे ही जो क्लाइंट का पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ये जो रेजर पे है वही हमारे API को कॉल करेगा, हमारे वेब हुक को कॉल करेगा कि पर्टिकुलर क्लाइंट का फॉर एग्जांपल यूज़र ID 1 जो है उसका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है. सो दिस इज़ हाउ वेब हुक्स वर्क्स. वेब हुक्स मोस्टली यूज़ होते हैं नोटिफिकेशन सर्विसेज के अंदर,
इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर, जहाँ पे जो इवेंट्स है वो कभी भी किसी भी टाइम पे रेस हो सकते हैं एंड वी वांट समवन एल्स टू लेट अस नो कि ये जो इवेंट है वो रेस हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेमेंट है वो किसी भी टाइम पे रेस हो सकता है, राइट, कि पेमेंट किसी भी टाइम पे सक्सीड हो सकता है। सो हमको चाहिए कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और इवन हमारे खुद के सर्वर जो है वो इस टाइप के इवेंट रेज करे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेब हुक्स। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो एंड पॉइंट होता है वेब हुक होता है वो होता है पब्लिकली एक्सेसिबल। सो इसके लिए हमको रेट लिमिटिंग, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है सो दैट हम हमारे सर्वर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से या फिर डॉस अटैक से बचा सके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो हमको यहाँ पे रिट्राई एंड एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो वेब हुक था वो एक बार कॉल हुआ, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से डेटाबेस के अंदर जो है वो एंट्री अपडेट नहीं हुई कि पेमेंट सक्सेसफुल, ऐसा अपडेट नहीं हुआ। सो वी वांट कि या तो ये जो फ्लो है वो रिट्राई हो या फिर ये जो वेब हुक है वो वापस से कॉल हो। सो वी नीड टू सेटअप दिस काइंड ऑफ रिट्राइज एंड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। सिक्स्थ टाइप ऑफ एपीआई है वेब सॉकेट्स, जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल कनेक्शन होता है, मतलब कि एक डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर आफ्टर अ वन टाइम हैंडशेक। मतलब कि एक बार जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद क्लाइंट भी डेटा सेंड कर सकता है टू द सर्वर एंड सर्वर भी डेटा सेंड कर सकता है टू द क्लाइंट इन रियल टाइम। सो इन रियल टाइम का मतलब है जितने भी रियल टाइम एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल गेमिंग या फिर चैट या फिर वीडियो कॉल्स, यू कैन से लाइव स्कोर बोर्ड। फॉर एग्जांपल आईपीएल के टाइम डिफरेंट वेबसाइट जो है वो लाइव स्कोर दिखाती है एंड जैसे ही स्कोर अपडेट होता है वेबसाइट पे भी पेज को रिफ्रेश किए बिना जो हमारा डेटा होता है वो अपडेट हो जाता है। सो इट इज़ पावर्ड बाय वेब सॉकेट्स। पहले हमने डिस्कस किया था कि जो रेस्ट एपीआई होती है वो होती है स्टेटलेस, मतलब कि सर्वर डज नॉट रिमेंबर क्लाइंट आफ्टर रिस्पॉन्स इज सेंट। लेकिन यहाँ पे जो है वो थोड़ा उल्टा है, मतलब कि जो परसिस्टेंट कनेक्शन है वो मेंटेन रहता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, चाहे कोई डेटा पास ना हो रहा हो तो भी। जब तक ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होता बाय द क्लाइंट और बाय द सर्वर तब तक ये कनेक्शन परसिस्टेंट रहेगा एंड इसीलिए इट इज़ अ लिटिल बिट हार्डर टू स्केल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक सर्वर है जहाँ पे कपल ऑफ क्लाइंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड थे यूजिंग वेब सॉकेट्स। नाउ आई वांट टू हॉरिजॉन्टली स्केल इट। सो मुझको यहाँ पे दूसरा एक सर्वर चाहिए एंड मुझको ये कनेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र करने हैं फ्रॉम दिस सर्वर टू दिस सर्वर। सो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स। हाउ टू डू दिस थिंग्स? एक्चुअली कई लोग जो है वो रेडिस का यूज़ करते हैं टू मेंटेन इन स्केल वेब सॉकेट्स हॉरिजॉन्टली। सो इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स इज एक्चुअली अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एज अ डेवलपर आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि अगर कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, नेटवर्क इशू या फिर सर्वर साइड इशू या फिर क्लाइंट साइड इशू, अगर कनेक्शन ड्रॉप भी हो जाता है तो वापस री इस्टेब्लिश करना कनेक्शन को, इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेवलपर। एंड कई बार फायरवॉल या फिर प्रॉक्सी की कंपेटेबिलिटी की वजह से भी ये जो वेब सॉकेट्स है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इशू। सेवंथ टाइप ऑफ एपीआई है वेब आरटीसी, विच एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मैजिक, क्योंकि इसके अंदर सर्वर जो है वो मिडलवेयर होता ही नहीं, सर्वर का कोई काम ही नहीं होता, पीयर टू पीयर डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेट मी शो यू हाउ। ये मोस्टली यूज़ होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल वीडियो कॉल, जूम मीटिंग्स या फिर गूगल मीट की मीटिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, पीयर वन मतलब कि योर लैपटॉप फॉर एग्जांपल, ये यूज़ करता है सिग्नलिंग सर्वर को टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस ऑफ पीयर टू। मतलब कि अगर आपको और मुझको एक मीटिंग ज्वाइन करनी है, वीडियो कॉल पे आना है, तो हम क्या करेंगे, मेरा लैपटॉप जो है वो ऑफर करेगा SDP मतलब कि सिग्नलिंग ऑफर करेगा स्टनिंग सर्वर को एंड उसके बाद ये जो स्टन सर्वर है वो मुझको IP एड्रेस ला के देगा आपका एंड देन आफ्टर गेटिंग योर IP एड्रेस वी कैन डायरेक्टली हैव अ पीयर टू पीयर कनेक्शन बिटवीन दिस टू डिवाइसेस। एंड यहाँ पे मेन बेनिफिट ये है कि नो सर्वर रिले, मतलब कि सर्वर का कोई काम ही नहीं है वंस द कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड। एंड जो नेटवर्क लेटेंसी होती है वो भी काफ़ी कम है, अंडर 500 मिलीसेकेंड। एंड अडेप्टिव बीट रेट स्ट्रीमिंग भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। अडेप्टिव बीट रेट स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि अगर पीयर 2 की नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है तो पीयर 1 में से, मतलब कि पीयर A जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्ट्रीम कर रहा है, वीडियो जो स्ट्रीम हो रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि वो पॉज नहीं होगी, लेकिन जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी, जो बिट रेट है वो गिर जाएगा अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो स्लो है। यूट्यूब के अंदर भी होता है, अगर हमारी जो इंटरनेट की स्पीड, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो स्लो होती है तो हमको थोड़ी देर के लिए लो क्वालिटी वीडियो दिखती है,
बट अगर कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी आ जाती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वापस से हमको हाई क्वालिटी वीडियोस दिखने को मिलते हैं। सो उसी तरीके से ये जो अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलती है इनसाइड वेब आरटीसी। अगर इसकी डाउनसाइड की बात करें तो वी नीड टू डिपेंड ऑन स्टनिंग सर्वर विच इज़ समटाइम कॉस्टली। उसके बाद एज इट इज़ अ पीयर टू पीयर कनेक्शन, तो एरर हैंडलिंग करना, फेलियर हैंडलिंग करना एंड इसको स्केल करना बियॉन्ड स्मॉल ग्रुप इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टास्क। एंड द मेन थिंग कि डिबगिंग एनी इशू इन द वेब आरटीसी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ अ नेटवर्किंग, क्योंकि इनके अंदर पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे आती ही नहीं। तो अगर प्रोडक्शन के अंदर कोई इशू आ रहा है तो उसको रेप्लिकेट करना या फिर उसको डिबग करना इज रियली डिफिकल्ट। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन हुए थे कि गूगल मीट या फिर जूम कॉल किस तरीके से काम करते हैं, सो आंसर इज इट यूजेस वेब आरटीसी अंडर द हुड एंड दैट कवर्स एवरीथिंग अबाउट एपीआई। हमने सारे टाइप्स के एपीआई देखे, सबके प्रोन्स एंड कॉन्स देखे, कब कौन सी एपीआई यूज करनी चाहिए ये भी हमने देखा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। इफ इट वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो प्लीज लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, आई नीड योर सपोर्ट right now, so like works like a motivation, like a fuel for me, so please consider liking this video, please consider subscribing to this channel। in future में आपको कौन से वीडियो चाहिए वो भी आप मुझको कमेंट के अंदर बताइए। I'll try to make all those kind of videos that you guys demand, लेकिन मुझको पता होना चाहिए कि what do you want, so let me know your thoughts in the comment down below and thank you so much for watching।